कल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इनके बीच में रिलेशन वो ड्रा किया था। आज हम इन सब की मेजरमेंट करेंगे। तो कैसे मेजरमेंट करोगे आप? तो इसके लिए हेल्प लेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज वो अरेंजमेंट है जिससे हम किसी का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो हम कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ये एक अरेंजमेंट है क्या करने का? टू मेज़र अ वेरी लो रेजिस्टेंस। जैसे आपकी मेटल्स हैं, मेटल्स का अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है या फिर कह सकते हो कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो आप किसका यूज़ करते हो? व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है। इसमें 4 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, R4। R1 जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मीन्स इसकी मैं वैल्यू को क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। और जो R3 और R4 हैं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, इनकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकता। और जो मेरा R2 है, ये है मेरा अननोन रेजिस्टेंस, जिसका मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा कि जो ये मेरे 2 पॉइंट्स हैं, B, ये वाला B पॉइंट है मेरा और ये वाला D पॉइंट है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाए? 0 हो जाए। ओके। जो ये गैल्वेनोमीटर बीच में लगा रखा है, ये किस लिए लगा रखा है? ताकि ये B पॉइंट और D पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर सके। तो आपने ऐसा रेजिस्टेंस फिक्स करना है वेरिएबल कि गैल्वेनोमीटर में कितनी रीडिंग आए? 0। जब रीडिंग 0 आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज़ इन बैलेंस्ड स्टेट। ओके। कब होगा बैलेंस स्टेट में? व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वनो। देखिए, जब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देगा तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है। देखिए, R2 आपका अननोन है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। R1 आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। R3 और R4 के आपके फिक्स हैं। तो R1, R3 और R4 इनकी वैल्यूज़ मुझे पता है, तो मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से? R2 की। ओके। अब लेकिन ये पॉसिबल है कब? जब आपकी मेटेलिक वायर्स प्रेजेंट हो। यदि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर मुझे उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो मैं उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे ही कनेक्ट नहीं कर सकता। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स क्रिएट किए गए हैं जिसमें सॉल्यूशन रखा जाता है और उसमें फिर 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम कंडक्टिविटी शेल। देखिए, यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है कंडक्टिविटी शेल का। ठीक है। ये कंटेनर है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं प्लेटिनम के, बीच में रखा हुआ सॉल्यूशन। इसी तरह से एक ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रेजेंट है, ये कंडक्टिविटी सेल प्रेजेंट है। ओके। ये आपका पायरेक्स ग्लास का बना हुआ है। ठीक है। ये भी एक ग्लास का ही एक टाइप है, जैसे आपको बोरोसिल आपने सुना होगा। ठीक है। उसी तरह से पायरस थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को इस कंडक्टिविटी शेल में रखेंगे और उसे जोड़ देंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट से। देखिए, यदि हम डीसी करंट यूज़ करते हैं तो इसके कारण जो सॉल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस होने के कारण जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो चेंज हो सकती है नियर इलेक्ट्रोड्स। इस इफेक्ट को बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। चलिए, पोलराइजेशन इफेक्ट को थोड़ा और समझते हैं। जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें मैंने डीसी पास करी। ठीक है। ये पॉजिटिव है, एनोड है, और ये कैथोड है। ठीक है। तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा सॉल्यूशन में से, तो क्या होगा, जो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं
इलेक्ट्रोड्स के चारों, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसके चारों ओर नेगेटिव आयन इकट्ठे हो जाएंगे, और जो मेरा कैथोड है इसके अराउंड पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक बैरियर बन जाएगा, एक बाधा बन जाएगी, किस किस के बीच में? मेरे इलेक्ट्रोड्स के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, क्योंकि कुछ आयनों ने इलेक्ट्रोड को घेर लिया। इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम पोलराइजेशन इफेक्ट। इसलिए क्या किया जाता है, डीसी की जगह यूज़ किया जाता है एसी का। ठीक है, हम डीसी की जगह यूज़ करेंगे एसी का। एसी को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, जो आयंस हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं मेरे इलेक्ट्रोड्स के चारों ओर, वो इकट्ठे नहीं होंगे। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज करेंगे। एक बार इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक बार इस पर पॉजिटिव, फिर इस पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आयंस एक इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये जो आपका अरेंजमेंट, फर्दर अरेंजमेंट है मेजरमेंट का, वो दिखाया गया है डायग्राम में। देखिए, जो नीचे डायग्राम है, यहाँ पर ये मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, जिसमें मैंने मेरा सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी। यहाँ पर एक और अरेंजमेंट दिखाया गया है, यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस करे हैं। जैसे जो हमारा गैल्वोमीटर है उसकी जगह हमने ईयरफोन लिया है। ठीक है, और एक हमने जोकी ली है। ठीक है, पेन की तरह ही होती है एक जोकी। ये आप लैब में देख सकते हो, फिजिक्स में आपका एक्सपेरिमेंट भी है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखो 4 रेजिस्टेंस होंगे। देखो, एक तो ये है रेजिस्टेंस R, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। और 2 रेजिस्टेंस और हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कब कैलकुलेट करने और कैसे कैलकुलेट करने। तो हमने क्या करना है, जो ईयरफोन है अपने कान में लगा लेना है। ठीक है, अब ये जो जोकी है इसको हमने स्लाइड करवाना है अलोंग वायर AC, और हमने एक ऐसा पॉइंट नोट कर लेना है जब मेरा जो ईयरफोन है उसमें जो साउंड आए मिनिमम का मतलब कम से कम आए। साउंड ज़्यादा होगी इसका मतलब करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। ठीक है, साउंड बहुत ही कम होगी तो इसका मतलब करंट लगभग 0 के बराबर है, और वो पॉइंट होगा आपका नल पॉइंट। तो जब मैं इसको स्लाइड करवाता हूँ जोकी को अलोंग द वायर AC, तो एक पॉइंट D मेरे पास ऐसा आता है जब मेरे ईयरफोन में साउंड कैसी हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि इस समय ये जो मेरा पूरा का पूरा एपरेटस है, इट इज़ इन बैलेंस्ड फॉर्म। अब ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे रेजिस्टेंस AD और रेजिस्टेंस DC। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये पूरी स्केल है, ये स्केल है पूरी। ठीक है, इसमें रीडिंग होगी लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास की। ठीक है, तो आपको पता है जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंथ AD कैलकुलेट करेंगे और लेंथ DC कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसी के प्रोपोर्शनल क्या होगा, इनका रेजिस्टेंस होगा। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 रेजिस्टेंस आ जाएंगे मेरे। एक तो ये देखो R रेजिस्टेंस है ही, एक कंडक्टिविटी सेल जिसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, एक AD का रेजिस्टेंस आ जाएगा जो प्रोपोर्शनल होगा इसके लेंथ के, और एक आ जाएगा DC के लेंथ के प्रोपोर्शनल उसका रेजिस्टेंस। बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हमने पहले लिखा था R1/R2 = R3/R4, उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस R वेरिएबल रेजिस्टेंस था, अपॉन रेजिस्टेंस X मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर AD अपॉन लेंथ ऑफ वायर CD, जो कि उनके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, रेजिस्टेंस आर इंटू लेंथ ऑफ एल ही लिख रहा हूँ मैं केवल, सी डी अपॉन लेंथ ऑफ ए डी। तो मुझे ये पता है, आर पता है, लेंथ सी डी पता है, लेंथ ए डी पता है, तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स जो मेरा अननोन सॉल्यूशन है। इसका मैं उल्टा कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, मेरा कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, जी से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/x, इसका उल्टा। ठीक है, लेंथ ऑफ ए डी अपॉन आर आपका रेजिस्टेंस है इनटू लेंथ ऑफ सी डी। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्टेंस हमने नोट कर ली, अब हम नोट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कल हमने एक रिलेशन करा था, कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। जी आपकी कंडक्टेंस है जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, एल है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जैसे दो इलेक्ट्रोड्स थे ना, एक एनोड और एक कैथोड, इनके बीच की डिस्टेंस है एल। ठीक है, ए है इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड्स का। एल अपॉन ए, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, क्योंकि एक कंडक्टिविटी शेल के लिए इसकी वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको नाम दिया गया सेल कांस्टेंट। ओके, एल अपॉन ए, अगर आप सेल कांस्टेंट की यहाँ से यूनिट निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। तो देखिए, एल आपकी लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी, सेंटीमीटर, और ए क्या आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी यूनिट होगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट कितनी आई है आपकी, ये सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ऐसा यूनिट में आप कह सकते हो मीटर इनवर्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपका, कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है इट इज़ इक्वल टू जी कंडक्टेंस इंटू एल, एल क्या आपका सेल कांस्टेंट। ओके, तो इस रिलेशन को आपने याद रखना है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होगा इसका। ठीक है, आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो कल का रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये हमने करा था कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये इक्वेशन भी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमने पहले ही निकाल दी थी अभी ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मेलिटी, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकाल दो, इस फॉर्मूले में पुट करो और यहाँ से आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और लास्ट में आपकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए भी हमने कल एक रिलेशन करा था, वो इसी पे आना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, केवल हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन की मोलैरिटी, इस फॉर्मूले में पुट करो और यहाँ से आप लैम्डा एम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जितनी भी हमारी कंडक्टिविटी हैं सबकी मेज़रमेंट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।